हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम। यह एक मेरे प्यारे मित्र ने कमेंट किया हुआ था कि मुझे एक ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम पर वीडियो बनाकर दीजिए जो कि पावर प्लांट में लगा रहता है। तो उसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा हिंदी में और थोड़ी बहुत इंग्लिश में। हिंदी इसके लिए यूज़ करना है क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हिंदी भाषा में चीज़ों को समझने में आसानी होती है। इसके लिए मैं ज़्यादातर वीडियो हिंदी में ही बनाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ सके कि वह क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो वो वीडियो या एजुकेशन लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आता। इसके लिए एजुकेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, बस समझ में आपको आना चाहिए। और यह एक मोटिवेशनल स्पीच भी है कि देखिए क्या है कि कई लोग इंग्लिश में पढ़ने के चक्कर में या देखने के चक्कर में या दिखावा करने के चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको जिस भाषा में समझ में आता है आप उसी भाषा में समझिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं कि ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है इन पावर प्लांट में और यह वर्क कैसे करता है। इन सब चीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा कि वह वर्क कैसे करता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला पेज दिया है ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम इन पावर प्लांट। सेकंड है एसीडब्ल्यू सिस्टम। तीसरा है सी वाटर सिस्टम। यह तीनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे के बगैर यह वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन तीनों सिस्टम की जानकारी होना अपने को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला आता है ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम इन पावर प्लांट। तो क्या होता है, एन ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम इज अ क्रिटिकल lubrication एंड कूलिंग अरेंजमेंट यूज्ड इन पावर प्लांट्स स्पेशली फॉर रोटेटिंग मशीनरी सच एज। यानी कि जो भी रोटेटिंग यानी कि घूमने वाली मशीन रहती हैं या मशीनरी रहती है उनको ऑयल ल्यूब्रिकेशन की और कूलिंग अरेंजमेंट की यानी कि ठंडा करने की बहुत ही ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि वह काफ़ी तेज़ से काफ़ी उनका आरपीएम हाई रहता है जिसके चलते उनमें हीट उत्पन्न होती है और उसको ल्यूब्रिकेंट यानी कि उसको अच्छे से चलने में सहायक रहता है ऑयल। और ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयल डालना। तो यह बहुत ज़रूरी रहता है मशीनरी के लिए। अब देखिए क्या क्या सिस्टम में लगा रहता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टीम टरबाइन। दूसरा है गैस टरबाइन। तीसरा है लार्ज पंप। चौथा है जनरेटर्स। पांचवा है गियर बॉक्स। इन सभी जगहों पर इस ऑयल का यूज होता है यानी कि यह सिस्टम लगा रहता है। फिर अभी आप आगे देखेंगे कि पर्पस ऑफ ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम यानी कि मेन पर्पस क्या है अपने को। मेन पर्पस है ल्यूब्रिकेशन। दूसरा होता है कूलिंग। तीसरा होता है फिल्ट्रेशन। चौथा होता है प्रोटेक्शन। यानी कि सबसे पहले हम लोग करेंगे पढ़ेंगे ल्यूब्रिकेशन। तो इसका मतलब हुआ टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर इन बेयरिंग्स एंड अदर मूविंग पार्ट। यानी कि ल्यूब्रिकेंट करने से हम लोग फ्रिक्शन यानी कि जो घिसता है मशीन के अंदर जो जो पार्ट लगे रहते हैं जैसे शाफ्ट लगा रहता है, बियरिंग्स लगा रहता है या ऑयल सील लगा रहता है, तो इन सब चीज़ों को घिसने से बचाता है। अब देखिए जनरल सी बात ये होती है कि कोई भी चीज़ घूम रही है या चल रही है और वह घिसेगी ज़रूर लेकिन वह कम घिस सके इसके लिए हम लोग ल्यूब्रिकेशन का सिस्टम करते हैं। दूसरा होता है कूलिंग टू रिमूव हीट जनरेटेड इन बियरिंग्स एंड शाफ्ट। यानी कि जहाँ गियर बॉक्स में बियरिंग और शाफ्ट लगा हुआ है और उसमें जब वह घूमता है तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, उस हीट को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं और कूलिंग बहुत ज़रूरी है। फिर होता है फिल्ट्रेशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज जैसे कि डर्ट हो गया, मेटल पार्टिकल्स हो गया। डर्ट कहाँ से आएगा? क्योंकि डर्ट एक स्लज फॉर्म होता है। जब ऑयल को काफ़ी टाइम आप रिसर्कुलेशन सिस्टम में घुमाते हैं तो वह डर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। दूसरा चीज़ मेटल पार्टिकल्स यानी कि जो बियरिंग्स आपकी घिस रही हैं चल रही हैं वो घिसेंगी ज़रूर और घिसते घिसते वो क्या होगा ऑयल में मिक्स होता रहता है। तो उसको फिल्टर करना भी ज़रूरी है वरना वो जो पार्टिकल्स रहते हैं जो मेटल के वो जब बेयरिंग के छल्ले आप छर्रे देखे होंगे आपने जो गोल गोल रहते हैं बेयरिंग में, उनके साथ जब वो घूमेंगे तो वो और उस चीज़ को जल्दी घिसेंगे और वो चीज़ जल्दी से खराब होगी। तो वो चीज़ खराब ना हो
उसी के लिए हम लोग ऑयल को फिल्ट्रेशन सिस्टम भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर होता है प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोटेक्शन किसका? प्रिवेंट रस्ट, कोरोजन एंड प्रीमेच्योर फेलियर ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट को फेल होने से, कोरोजन होने से और रस्ट होने से बचाने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं इन तीनों चीज का, ल्यूब्रिकेशन, कूलिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिस भाई को भी ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पुश करें और वीडियो को दोबारा सुने, और अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें और मैं आपको उसमें कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा, और फालतू का मैसेज प्लीज ना करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ऑयल रिजर्वायर टैंक, इसमें क्या क्या लगा है तो उसके पार्ट्स के बारे में बताया गया है। एक ऑयल रिजर्वायर टैंक होता है जिसमें कि स्टोर द ल्यूब्रिकेशन ऑयल, यानी कि उसमें जो हम लोग ऑयल यूज करना है वो ऑयल उस टैंक में हम लोग फिल कर देते हैं, यानी कि भर देते हैं। फिर आता है ऑयल पंप, फिर होता है मेन पंप, मतलब कि ऑयल पंप हो गया एक छोटा पंप, जैसे कि हमारा आरओ में लगा रहता है कार्ट्रिज फिल्टर फीड पंप, उसी तरह से एक ऑयल पंप इसमें भी लगा रहता है जो छोटा सा होता है। उसके बाद होता है मेन पंप, जो क्या करता है? सप्लाइज प्रेशराइज ऑयल टू इक्विपमेंट, यानी कि जो लाइन हमारी घूम रही है उस लाइन का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऑयल से मेंटेन करता है, उसी को मेंटेन करने के लिए ये पंप लगाया जाता है। फिर है ऑक्सिलरी इमरजेंसी पंप फॉर स्टार्टअप और इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि जब यह मेन पंप ट्रिप हो जाता है किसी कारणवश से तो यह पंप हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी इस पंप को मैनुअल में डालकर मत छोड़िएगा, इसको हमेशा ऑटो में ही रहने दीजिएगा। फिर होता है कूलर्स, हीट एक्सचेंजर जिसको बोलते हैं। यह क्या करता है? कूल्स डाउन द हॉट रिटर्न ऑयल यूजिंग वाटर और एयर, यानी कि जो हमारा ऑयल यूज हो रहा है और जो रिटर्न आ रहा है उसी को ठंडा करने का काम करता है कूलर। फिर होता है फिल्टर यूनिट, टू रिमूव कंटामिनेट्स फ्रॉम ऑयल, जितना भी कंटामिनेट्स उसके अंदर रहेगा, फाइन पार्टिकल्स वगैरह जो मैंने पिछले उसमें पार्ट में बताया है, उसी के लिए फिल्टर का यूज होता है। फिर होता है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, मेंटेन्स डिजायर्ड ऑयल प्रेशर, यानी कि यह वाल्व ऐसा होता है जो ऑटो में वर्क करता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं कि जैसे अगर आपको 3 प्रेशर केजी मेंटेन करना है, लेकिन अगर कहीं लाइन लीक हो गई तो ऑयल वहां से बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो यह वाल्व ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए ये 20% खुला था तो यह 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब यह ऑयल के जो लाइन का प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करके ही रखना इसका काम होता है। फिर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो पहला होता है प्रेशर गेज, दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिकेटर, फिर होता है फ्लो स्विच, और एक होता है मेन पाइपिंग नेटवर्क फॉर ऑयल डिलीवरी एंड रिटर्न फ्रॉम द इक्विपमेंट, यानी कि प्रेशर गेज क्या काम करेगा? आपको प्रेशर दिखाएगा कि भाई ऑयल का जो प्रेशर लाइन का है वह कम तो नहीं हो रहा है या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिकेटर, इससे कैसे क्या मतलब कि क्यों लगाया जाता है कि आपका कूलर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि आपका बढ़ जाएगा। फिर होता है फ्लो स्विच, फ्लो स्विच किस चीज़ का काम करता है कि अगर फ्लो आपको जो कंट्रोल करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए 3 मीटर के ऊपर आवर का फ्लो चल रहा है और अगर उसको आपको बढ़ाना घटाना है तो यह भी ऑटो में वर्क करता है। आप सेटिंग डाल के छोड़ देंगे फिर उसके बाद ये ऑटो में चलता रहता है। फिर होता है पाइपिंग नेटवर्क, मतलब कि जितना भी हम लोग सिस्टम लगाए हुए हैं, पंप हो गया और मतलब पंप से चलने के बाद जब वो टैंक में जा रहा है उसके बाद किसी इक्विपमेंट में जा रहा है तो वो इसके लिए एक लाइन लगाई जाती है, मतलब कि जिसके थ्रू हमारा पंप उसी में ऑयल रोटेट होता रहेगा। फिर देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, फ्लो डायग्राम ओवरव्यू। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑयल इज पंप फ्रॉम द रिजर्वायर, जो मेन टैंक रहता है वहां से पंपिंग स्टार्ट होता है, यानी कि एक पंप स्टार्ट होता है जो कि फीड करेगा फिल्टर्ड, मतलब कि फिल्टर करेगा उस ऑयल को। फिर उसके बाद ऑयल कहाँ जाएगा? कूल्ड, यानी कि ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद लिखा है सेंड अंडर प्रेशर टू बियरिंग्स एंड कंपोनेंट्स ऑयल परफॉर्म्ड ल्यूब्रिकेशन एंड कूलिंग एट द रोटेटिंग पार्ट, यानी कि इसके बाद यह डायरेक्ट उस कंपोनेंट उस पार्ट में चला जाएगा जहां वह लाइन कनेक्ट रहेगी, या कि बोलेंगे कि आप जहां उस ऑयल को यूज करना चाहते हैं। फिर आएगा हीटेड ऑयल रिटर्न बैक टू द रिजर्वायर वाया रिटर्न लाइन, यानी कि जो गर्म रहेगा, गर्म ऑयल रहेगा वो उस लाइन के थ्रू वापस उसी टैंक में चला जाएगा जो हमारा मेन टैंक होता है, जिसको बोलते हैं एमओटी, इसका फुल फॉर्म होता है मेन ऑयल टैंक।
फिर है कि साइकिल्स रिपीट्स कंटिन्यूअसली, यानी कि यह जो साइकिल चल रहा है जो मैंने आपको यह ऊपर बताया, यह कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसी चीज के बारे में ये बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, इक्विपमेंट्स और ऑयल सिस्टम। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, टरबाइन, जनरेटर, गियर बॉक्स, बॉयलर, फीड पंप। अब टरबाइन में क्या प्रोटेक्शन करता है, बियरिंग का ल्यूब्रिकेशन। जनरेटर्स में क्या करता है, शाफ्ट बियरिंग, कूलिंग एंड ल्यूब्रिकेशन। गियर बॉक्स में क्या काम करता है, गियर ल्यूब्रिकेशन, उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे रहेंगे उसको ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। फिर होता है बॉयलर फीड पंप्स, इनमें क्या करता है, शाफ्ट एंड थ्रस्ट बियरिंग ल्यूब्रिकेशन, यानी कि जो बड़ी बड़ी बियरिंग्स लगी रहती हैं और जो शाफ्ट लगा रहता है उसमें कूलिंग का उसको काम करता था कि वो खराब ना हो सके। फिर देखिए कॉमन अलार्म क्या आता है, जो सेफ्टी इंटरलॉक भी कहा जाता है इसको। तो होता है, पहला होता है लो ऑयल प्रेशर ट्रिप, दूसरा होता है हाई बियरिंग टेम्परेचर ट्रिप, तीसरा होता है हाई ऑयल टेम्परेचर अलार्म, चौथा होता है फिल्टर ब्लॉक इंडिकेशन, फिर होता है इमरजेंसी ऑयल पंप ऑटो स्टार्ट ऑन फेलियर। ये सब ऑटो ऑटो में ही वर्क करता है, क्योंकि आप बार बार इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग से एक ऑटो का सिस्टम लगाया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है कि अब देखिए वो पार्ट तो खत्म हो गया ऑयल का सिस्टम का, अभी पार्ट आया है एसीडब्ल्यू सिस्टम क्या होता है। कहीं कहीं पर यह भी बहुत सवाल पूछा जाता है कि पहले देखिए, पहला सवाल तो वो हो गया कि आखिर अब जो आपका ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। दूसरा आदमी ये भी पूछता है कि एसीडब्ल्यू सिस्टम क्या होता है। तो एसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम। ये एक क्लोज लूप कूलिंग सिस्टम होता है जो पावर प्लांट के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को ठंडा करता है। मतलब कि वही मैंने बताया, एसीडब्ल्यू का जो सिस्टम लगा रहता है, जो कूलर रहता है, जो ऑयल को कूलिंग का काम करता है, लेकिन जब वो हीट एक्सचेंज करेगा तो उसको भी ठंडा होने के लिए कुछ चाहिए ना। वह कैसे ठंडा करेगा, तो वह इसी पानी के माध्यम से उस ऑयल को ठंडा करता है। अभी मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। फिर देखिए पर्पस ऑफ एसीडब्ल्यू सिस्टम, मतलब मेन पर्पस क्या है। तो एसीडब्ल्यू सिस्टम का यूज उन इक्विपमेंट्स को कूल करने के लिए होता है जो डायरेक्ट कंडेंसर कूलिंग वाटर सीडब्ल्यू से नहीं जुड़े होते हैं। यानी कि हम जो ऑयल रिसर्कुलेशन सिस्टम लगा रहे हैं, तो हम चाहें तो एक पाइप का लाइन कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी जहाँ ऑयल चल रहा है, वहीं से हम ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लीकेजेस हो गया, तो ऑयल पानी मतलब मिक्स हो जाएगा, तो उससे और भी समस्या आ सकती है। तो इसके लिए डायरेक्ट कंडेंसर कूलिंग वाटर से नहीं जुड़ा होता है जो चीज़, उसको वहाँ पर हम लोग एसीडब्ल्यू सिस्टम लगाते हैं। फिर देखिए मतलब जहाँ डायरेक्ट उस चीज़ से हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सेम जो हमारा कूलिंग करने का एसीडब्ल्यू का वाटर रहेगा, सेम सारा जो भी रहेगा उसमें ही चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने से कोई हमें प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉस ही होता है। फिर देखिए अब यहाँ पर फिर इक्विपमेंट्स और एसीडब्ल्यू सिस्टम से होने वाले कुछ उदाहरण, यानी कि ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। पहला होता है ऑयल कूलर्स, वो कहाँ होते हैं, टरबाइन बियरिंग्स ऑयल कूलर, जनरेटर ऑयल कूलर। दूसरा होता है जहाँ हमें हीट एक्सचेंजर, मतलब कि हीट एक्सचेंजर जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है, वो सील ऑयल सिस्टम, हाइड्रोलिक ऑयल सिस्टम यहाँ पर लगता है। तीसरा होता है एयर कूलर्स, ये होता है जनरेटर एयर कूलर, मतलब जो जनरेटर को ठंडा करने के लिए हम लोग एयर भेजते हैं वो इसी के माध्यम से भेजते हैं, एयर कूलर्स के माध्यम से। फिर होता है इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल में कहाँ कहाँ होता है कूलिंग के लिए, उसके लिए होता है एमसीसीज जहाँ लगी होती हैं, वीएफडीज होती हैं, मतलब इन सब चीज़ों की कूलिंग के लिए लगाया जाता है। फिर होता है सैंपल कूलर, जो सैंपल्स कूलर जैसे कि बॉयलर वाटर, फीड वाटर, सैंपल कूलर, इन क्या होता है, ये जो वाटर रहते हैं इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो और यह स्टीम फॉर्म में होते हैं, तो हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए सैंपल कलेक्ट करके लैब में एनालिसिस करने के लिए, तो इसके लिए वहाँ पर भी एसीडब्ल्यू सिस्टम लगाया जाता है। अब देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है क्लोज लूप का। तो एसीडब्ल्यू पंप हॉट वाटर को सिस्टम से खींचता है, यानी कि खींचने का काम करता है। फिर वाटर एक हीट एक्सचेंजर में जाके कूल होता है, ये जो वाटर है वो भी एक मतलब कि एक जगह जाके कूल होता है। फिर होता है ये ठंडा वाटर दोबारा इक्विपमेंट को थ्रू सर्कुलेट होता है, यानी कि ये जो ठंडा पानी है यही घूम के उस सिस्टम में आएगा, जो मैंने ऑयल कूलर बताया आपको, यही पानी घूमता रहेगा, लेकिन उसका भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी मेंटेन किया जाता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर होता है नो लॉस सिस्टम, यानी कि वाटर रिड्यूस होता है, रीयूज होता है और इवापोरेशन नहीं होता है, यानी कि यही पानी उसमें घूमता रहेगा, लेकिन कुछ लीकेजेस की वजह से
या हीट एक्सचेंज की वजह से कुछ बहुत पानी हम लोग को बीच बीच में उसमें टॉप अप करते रहना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मेन एसीडब्ल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं। तो वह है एसीडब्ल्यू पंप, एसीडब्ल्यू हीट एक्सचेंजर, पाइप्स एंड वाल्व्स, हेडर सिस्टम, टेम्परेचर इंडिकेटर एंड फ्लो मीटर। अब देखिए एसीडब्ल्यू पंप क्या काम करता है, वो सर्कुलेट कूलिंग वाटर का काम करता है। फिर एसीडब्ल्यू हीट एक्सचेंजर ये कूल्स द सर्कुलेटिंग वाटर यूजिंग सीडब्ल्यू, मतलब सीडब्ल्यू से इसको ठंडे का होने का काम करता है। फिर पाइप्स एंड वाल्व सप्लाई एंड रिटर्न लाइन के लिए काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपके बारे में दिया है। ये देखिए क्या है, टेम्परेचर इंडिकेटर एंड फ्लो मीटर्स। और ACW वर्सेस CW मतलब कंडेंसेट वाटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताया गया नीचे। देखिए पैरामीटर में क्या क्या है ACW और CW का। फिर होता है टाइप, ये होता है क्लोज लूप में यानी कि बंद में रहता है, और यह ओपन लूप में, ये खुली है उसमें होता है। ये इसको आप देख सकते हैं, लेकिन जो ACW वाला सिस्टम रहता है उसको आप देख नहीं सकते हैं बाहर से। फिर यूज ऑक्सिलरी इक्विपमेंट कूलिंग और यह कंडेंसर कूलिंग, यानी कि CW वहाँ लगाया जाता है जहाँ स्टीम से हमें वाटर में कन्वर्ट करना रहता है, लेकिन यह ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के लिए, जो इक्विपमेंट में हमारा कुछ भी यूज हो रहा हो, जैसे वाटर यूज हो रहा हो या ऑयल यूज हो रहा हो, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग ACW सिस्टम लगाते हैं। फिर वाटर लॉस इसमें बहुत कम होता है, और CW में बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें इवापोरेशन और लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर क्लीननेस यानी कि क्लीन एंड ट्रीटेड, यह क्लीन और ट्रीटेड ही हमें चाहिए, कम कंडक्टिविटी, कम टर्बिडिटी और हाई पीएच का, यह तीनों हमें चाहिए। और इसमें में है स्केलिंग फॉलिंग एजेंट, यानी कि जो CW वाला वो रहता है उसमें स्केलिंग और फॉलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसको आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, CW को चल रहा है तो चलने दो, इस तरह से सिस्टम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने यह एक चार्ट बनाया है आपके समझने के लिए, क्योंकि कई लोग बगैर चित्र के नहीं समझ पाते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा दिया है MOT यानी कि मेन ऑयल टैंक, जहाँ पर हमने एक ऑयल भर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सर्वो 680 का ऑयल इसमें फिल कर दिया लगभग 90%। और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, स्टीम, ताकि वह अच्छे से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, ताकि वो पंप के थ्रू हम उसको खींच सके। फिर अभी क्या है, फ्रेश न्यू ऑयल टॉपअप, इसी टैंक में हम लोग ऑयल टॉपअप करते हैं, किसी भी लाइन में कहीं भी हम लोग ऑयल टॉपअप नहीं करते हैं। इसी टैंक का लेवल जब लो हो जाता है, या तो वह ज़्यादा स्लजी या उसके पैरामीटर्स खराब हो जाते हैं जिस वजह से हमें ड्रेन करना पड़ता है इस लाइन के थ्रू, तो उस समय हम लोग इसमें फ्रेश न्यू ऑयल टॉपअप करते हैं। और यह में ऑयल कहाँ जाता है, ऑयल फीड पंप में, मतलब ऑयल फीड पंप इस MOT से कनेक्ट रहता है जो कि ऑयल को खींचता है। और वो कहाँ लेके जाता है, वो लेके जाता है ऑयल फिल्टर्स में, जहाँ पर ऑयल को फिल्टर किया जाता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, ऑयल कंडेंसर में, जहाँ पर ऑयल के टेम्परेचर को कम किया जाता है। और फिर यह ऑयल ऑयल कंडेंसर से होता हुआ डायरेक्ट इक्विपमेंट में जाता है जहाँ पर आपने उसको कनेक्ट किया रहता है। और फिर वह इक्विपमेंट से होने के बाद उसके गियर बॉक्स के थ्रू होते हुए वह फिर से MOT में आ जाता है। यानी कि यह जो आप साइकिल देख रहे हैं ये वाला, यह साइकिल बराबर चलता रहता है। बस हम लोग टॉपअप कब करते हैं, जब वह या तो स्लजी हो जाए या पैरामीटर्स उसके ज़्यादा हाई हो जाए, उस समय ड्रेन करते हैं, और उस समय ही हम लोग उसमें नए ऑयल को टॉपअप करते हैं। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर ऑयल को कंडेंसर को कूलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए जो सिस्टम लगा रहता है उसको मैंने आपको बताया क्या, कि ACW सिस्टम। यह कैसे वर्क करता है, देखिए सबसे पहले इसका एक मेन टैंक होता है ACW मेन फीड टैंक, इसके जिसमें कनेक्ट रहता है ACW पंप। यह पंप चलता है और इसमें सिर्फ वाटर रहता है। वाटर कहाँ जाता है, आपका ऑयल कंडेंसर में, और इसकी जो हीट रहता है, इसके हीट को लेकर के यह यहाँ से आउट हो जाता है। आउट होने के बाद यह फिर कहाँ चला जाता है, ACW सिस्टम। जैसे यह ऑयल कंडेंसर है उसी तरह यह वाटर कंडेंसर है, जो कि वाटर के हीट को कम करता है। तो इस लाइन के थ्रू जब हीट वाला पानी हमारा इधर जाता है, तो यह दोबारा चला जाता है ACW मेन टैंक में, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको कूलिंग देने के लिए इसको हम लोग सी वाटर इनलेट से कूलिंग करते हैं। तो जो कि इसमें इनलेट यहाँ से आता है सी वाटर, और फिर यह इसके हीट को लेकर के अपना सी वाटर आउटलेट हो जाता है। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगे रहते हैं, एक पंप लगा रहता है जो कि ACW सिस्टम में फीड करता रहता है, फीड करने के बाद वो हीट को लेकर के चला जाता है। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं।
ACW सिस्टम के पैरामीटर्स और ऑयल के पैरामीटर। ये दो पैरामीटर ऐसे हैं जो कि लैब में आप ले जाकर के इनकी आए दिन टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिस्टम हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ACW में क्या करते हैं हम लोग, उस वाटर का pH, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, ऑयल कंटेंट और क्लोराइड। और ऑयल पैरामीटर में क्या क्या चेक करते हैं, नास, विस्कोसिटी, एसिडिटी और मॉइस्चर। इन चारों के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में इन चारों का मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ऊपर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पीएच, कंडक्टिविटी, टर्बिडिटी, ऑयल कंटेंट, क्लोराइड क्या होता है। बाकी अगर और भी इन डिटेल आपको चाहिए कि आखिर ये पैरामीटर्स क्यों चेक किए जाते हैं, क्या समझ, इनसे हमें क्या समझ में आता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल बना दूंगा एक वीडियो, जो वैसे भी ऑलरेडी यह वीडियो 20-22 मिनट का हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपको अपनी इंस्टा की आईडी भी लिंक में दे दूंगा, जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम कभी भी। और आप एक मैसेज छोड़कर देखेंगे और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा कहना यही है कि पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, क्योंकि बगैर पढ़े आज के टाइम पे कुछ नहीं होता है। लोग सैलरी बढ़ाने की डिमांड तो करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। आप अगर अच्छा वर्क करेंगे तो आपको सैलरी डेफिनेटली ऊपर वाला बढ़ा के देगा। ऊपर वाला बोले तो कंपनी वाला। तो यही मानना है मेरा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, उसके बजाय आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। चापलूसी गिरी करते हैं ना लोग, चापलूसी गिरी से कहीं भी सैलरी नहीं बढ़ती दोस्तों। मेहनत करना पड़ता है, बहुत नहीं, बहुत 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 मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वो मेहनत जब रंग लाती है तब आदमी को अच्छा लगता है कि काश मैंने यह मेहनत पहले कर ली होती। चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बाकी वीडियोस देखते रहिए। जहां आपको नहीं समझ में आता है तो उस चीज़ को नोट करिए, दोबारा पढ़िए, रिपीट से पढ़िए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देखिए, और भी वीडियोस देखिए, लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो 20-30 वीडियोस का प्लस अपने जब से मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ के नॉलेज का, और अपने दोस्तों से बात करके जो मेरे से भी काफ़ी अच्छे हैं, उनसे मैं बात करके डिस्कस करके तब मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसके लिए कहता हूँ मेरे वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।